तो मैं एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था और उसी जनरल प्रॉपर्टीज में मैंने कई सारी बातें आपके साथ शेयर कर ली और सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे हायर स्टडीज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे कोई भी हायर स्टडीज करो, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, नर्सिंग, कोई भी कोर्स करो, सब जगह ये बायोकेमिस्ट्री आता है। सब जगह बायोकेमिस्ट्री के टीचर भी सेम होते हैं, ठीक है। आपको सब चीज काम आएगा, मेडिकल कॉलेज में आपको याद आएगा हम क्या पढ़ाएं आपको। तो इसी में हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज बच गया, 5th नंबर याद कीजिए। मैंने कहा था दो बातें मैंने लिखी थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो। एक मैंने लिखा था टर्न ओवर नंबर, TON कहते हैं शॉर्ट में, टर्न ओवर नंबर। और एक बताया था केएम कांस्टेंट। तो पहले टर्न ओवर को निपटाते हैं, फिर केएम कांस्टेंट को समझाएंगे। टर्न ओवर नंबर बड़ा सिंपल है। टर्न ओवर, अरे सुनते नहीं होगे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बात करते हैं कि मेरा तो सालों का करोड़ों का टर्न ओवर है, फलाना ढिकाना। गरीब लोग 100 का कहते हैं मेरा, छोटे बच्चे कहते हैं मेरा तो मंथली पॉकेट खर्च का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ है। कुछ भी हवा में उड़ा देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम इतना पैसा खर्च करते हैं और इतना आता है इतना जाता है। उनका कहने का मतलब ये, टर्नओवर का मतलब क्या कि इतना आया और इतना गया, तो ये मेरा टर्नओवर है, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा करोड़ों का टर्नओवर है। तो मतलब कि करोड़ों का वो लेन देन करते हैं, करोड़ों को कमा नहीं रहे, करोड़ों का वो लेन देन करते हैं। अब उसमें उनको कितना बच रहा है वो तो वही समझते होंगे। तो ऐसे ही एंजाइम्स में है। एंजाइम्स क्या है कि सबस्ट्रेट को बाइंड कराता है। एंजाइम्स कितना सबस्ट्रेट को मैक्सिमम बाइंड करा सकता है, जितना उसके पास एक्टिव साइट है, राइट। आपको पता है कि एक्टिव साइट क्या होता है। एक एंजाइम के पास जितना एक्टिव साइट है वो उतना बाइंड करा सकता है सबस्ट्रेट को, और वो सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा सकता है। उसी को टर्नओवर नंबर कहते हैं कि एक एंजाइम एट अ टाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा सकता है, वो उस एंजाइम का वो नंबर टर्नओवर नंबर होगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी एंजाइम अपने एक्टिव साइड से ज्यादा तो टर्नओवर नंबर नहीं दिखा सकता है। तो एक सवाल पूछा जाता है, बड़ा ही लोकप्रिय सवाल है नीट का, कि कौन सा एंजाइम का हाईएस्ट टर्न नंबर होता है, मैक्सिमम टर्न नंबर होता है। आंसर है कार्बोनिक एनाइड्रेज। कल भी बताया था मैंने इसके बारे में, कार्बोनिक एनाइड्रेज। कार्बोनिक एनाइड्रेज ये सिंपल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, CO2 और वाटर को जुड़वा के H2CO3 बनवाने में पार्टिसिपेट करता है। मैं ये बात आपको ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताऊंगा। कार्बोनिक एनाइड्रेज, इसका टर्नओवर नंबर पता है कितना? आपको ताज्जुब होगा कि इसका टर्नओवर नंबर 6 लाख पर सेकेंड है। आप सोच लो, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिंग एंजाइम है, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है। 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 मॉलिक्यूल। दुनिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। कारण क्या है? एक्टिव साइट की जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसके पास, यही इसका कारण है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव सवाल निकल चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट और हाई मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक, फिर से बोलिएगा सर। सबसे हेवीएस्ट मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला एंजाइम कौन सा है? राजेश्वरी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हाँ नहीं, आंसर नहीं है कार्बोनिक एनाइड्रेज। इसका मतलब कल का लेक्चर नहीं देख के आए। सृष्टि देखें, बोलोगे? एक मिनट बताते हैं। सृष्टि बोलोगे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला एंजाइम कौन है? अरे यार बताया था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। कुछ भी मत बोला करो यार। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो कि लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एंजाइम है, लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग आगे। वो दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला एंजाइम है। और तब भी मैंने बोला था कि भले वो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला हो, लेकिन वो फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम नहीं है। फास्टेस्ट एक्टिंग के लिए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा चाहिए, और उसकी जो हैवी वेट हुई है, वो वेट बेसिकली उसमें कुछ मेटल आयंस वगैरह हैं, उसकी वजह से भी है। और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, क्योंकि इसके पास एक्टिव साइट की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ये टर्नओवर नंबर है, सिंपल सा बात था। तो टर्नओवर नंबर आप यहाँ पे पढ़ लेना अपने नोटबुक में, एक बार मैं दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल है। आपसे इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है पूरा टर्नओवर नंबर, पढ़ लेना। अच्छा, आपको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जैसे रिएक्शन, इधर 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 देखो,
जैसे CO2 और प्लस वाटर विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी रिएक्ट करता तो बनता है H2CO3, राइट राइट। तो अगर ये विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिएक्ट करता तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में अगर x मिनट लगता, मान लो कि x टाइम लगता, ऐसे बोल रहा हूं मैं, x टाइम लगता, अगर यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस चले, यही रिएक्शन, तो पता है ये रिएक्शन x टाइम का से के मिलियने हिस्से में, यानी कि यूं बोलो कि x/10 मिलियन, x/10 मिलियन टाइम्स में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिएक्शन ऑफ रेट को बढ़ा देता है, टाइम को घटा के, क्योंकि बहुत फास्ट तरीके से। ऐसे क्या होता है, देखो ऐसे CO2 वाटर रिएक्ट तो कर रहा है H2CO3 बनने के लिए, लेकिन CO2 और वाटर के कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत मिनिमाइजेज है। कब ये दोनों टकराएंगे, कब रिएक्ट करेंगे, रैंडम है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस आ गया तो ये दोनों को एक सरफेस प्रोवाइड करा दिया, दोनों को सरफेस प्रोवाइड करा दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस। चलो मेरे पे आ जाओ, पॉइंट कर दो। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कुछ सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, तो इनके कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया और इसका टाइम घटा दिया और इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया। कितना को समझ में आ गया कि हाँ सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम से भी ज्यादा बोल सकते हो आप, अबाउट 10 मिलियन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है। यही बात आपके एनसीईआरटी में भी लिखी है। लिविंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, ठीक है। तो बोलो केएम कांस्टेंट में किसी को कोई दिक्कत है? अतीक समझ में आया? सॉरी, टर्नओवर नंबर में, टर्नओवर नंबर समझ में आया? यस सर। राजेश्वरी, सृष्टि, ये दोनों किस गांव में पता नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत एरर है लोग का। अब है लास्ट पॉइंट, केएम कांस्टेंट। केएम कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से, ये आगे भी आएगा, अभी समझ लो इसका फंडा, आगे दिमाग खराब ना करना मेरा। के का मतलब तो कांस्टेंट होता है, आप सबको भी पता होगा, के का मतलब कांस्टेंट होता है। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है माइकेलिस मेंटन। माइकेलिस मेंटन साइंटिस्ट थे, ठीक है। माइकेलिस मेंटन साहब ने एक थ्योरी दिया था, उस थ्योरी को कहते हैं माइकेलिस मेंटन काइनेटिक थ्योरी। क्या कहते हैं उसको? माइकेलिस मेंटन, शॉर्ट में लिख दूं, माइकेलिस मेंटन साइंटिस्ट हैं। माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी, काइनेटिक्स थ्योरी। अब आपको पता है कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट वाली जैसी कोई बातें, राइट। वेलोसिटी से रिलेटेड कोई बातें, एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई बातें, मूवमेंट से रिलेटेड बातें। माइकेलिस और मेंटन्स ने बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शन के काइनेटिक्स से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शन के काइनेटिक्स से रिलेटेड एक थ्योरी दिया है, और ये थ्योरी बहुत ही लोकप्रिय थ्योरी है। आप कितनी भी हायर क्लासेस में पढ़ना, आपको माइकेलिस मेंटन से छुटकारा नहीं मिलेगा। बहुत लोकप्रिय थ्योरी और बहुत फेमस थ्योरी और बहुत ऑथेंटिक थ्योरी है, सही कहते हैं ये लोग। क्या कहते हैं समझिएगा ध्यान से। माइकेलिस मेंटन का कहना है कि जो एंजाइम है, चलो इस बात को समझाने से पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूं, तब आपको माइकेलिस मेंटन आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो आपके पास एक ऑटो है, ऑटो, ठीक है, ऑटो कार, वही ऑटो, टेम्पू। तो उस टेम्पू में मैक्सिमम सीट 6 पर्सन है, राइट। 6 पर्सन बैठ सकते हैं, 2 आगे ड्राइवर के पास और 4 उसके पीछे वाले। पीछे वाले, सबसे पीछे वाले पे बैठने का अरेंजमेंट नहीं है, मान लो, सपोज करो, ठीक है। यानी कि उस ऑटो में 6 आदमी बैठते हैं, राइट, ठीक है। आपको उसी ऑटो में बैठ के जाना है गांधी मैदान से NIT पटना, ठीक है। उसी ऑटो में बैठ के जाना है। तो देखो अब 2 बातें हैं, या तो ऑटो ड्राइवर चाहे तो टेम्पू भर के जाए, या तो ऑटो ड्राइवर चाहे तो जितना सवारी हुआ उतना ही को लेके पहुंच जाए। तो समझना ध्यान से, अगर स्टार्टिंग में ऑटो ड्राइवर ने एक सवारी बिठाया और गांधी मैदान से खुली ऑटो और पहुंचे NIT पटना, समय लगा 15 मिनट का, सपोज दैट 15 मिनट लगता भी आसपास में, 15 मिनट का समय लगा। तो मुझे बताना
उस ऑटो की जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितनी है, 1% पर 15 मिनट, राइट। ये उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है अभी 1% पर 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में वो ऑटो 1% को इतनी दूरी तय करा रहा है। लेकिन अगर कल को एक सवारी और आ जाए तो उस सवारी को ऑटो वाला क्या बोलेगा कि रुको पहले इस एक को पहुंचा के आते हैं तब तुम जाना, ये बोलेगा क्या? अगर ऐसा बोलेगा तो बेवकूफ है, ऐसा बोलेगा तो बेवकूफ है। उसके पास तो 6 सीट है मैक्सिमम, तो वो क्या करेगा, दूसरी पर्सन को भी उसी ऑटो पे चढ़ा लेगा। अब वो गाड़ी वहां से खुली, तो अब आप बोलोगे कि इसका रेट क्या हो गया, 2% पर 15 मिनट। ऑटो वही है, ड्राइवर वही है, डिस्टेंस वही है, रेट बढ़ गई। कितनों को समझ में आया? सब कुछ वही है, रेट बढ़ गई है। और रेट बढ़ने का कारण क्या है? अभी एक्टिव साइट खाली है। रेट बढ़ने का कारण क्या है? ऑटो का सीट अभी खाली है, ठीक है। कल 3 पर्सन आ गए वही गांधी मैदान से NIT पटना जाने के लिए, वही ऑटो पे, तो क्या करेगा ये ऑटो ड्राइवर? बोलेगा नहीं रुको पहले इन दोनों को पहुंचा के आने दो तब तुमको पहुंचाएंगे। बेवकूफ होगा अगर वो ऐसा बोलेगा। यानी क्या, वो 3 पर्सन को लेके जा रहा है। रेट क्या हो गई, 3% पर 15 मिनट। बोलो, रेट बढ़ गई। सब कुछ वही है, रेट बढ़ती जा रही है। और बढ़ाओ पर्सन, 4 करो रेट बढ़ी, 5 करो रेट बढ़ी, 6 करो रेट बढ़ी है, रेट बढ़ी है, 7 करो तो अब बताओ क्या होगा? 7 पर्सन आ गए, कह रहे वो एडजस्ट कर लेगा आगे वाला सीट पे, 3 को बैठा लेगा। नहीं, लॉ ऑर्डर को फॉलो करना है, नियम के तहत चलना है, ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग। वो जबरदस्ती कोसने वाला काम नहीं करना है। हाँ बोलो, अब क्या होगा? आपके सामने 6% तक बढ़ाता गया तो रेट बढ़ता गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया। अब 7 पर्सन आ गए तो क्या होगा? ऑटो वाला क्या बोलेगा कि किसी को नहीं ले जाएंगे? क्या बोलेगा तू? रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कंसेप्ट पकड़ लिया। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। उस 7 में से 1 पर्सन को वो ऑटो पे नहीं चढ़ा पाएगा, 6 पर्सन को चढ़ा लेगा और बोलेगा चलो गांधी मैदान से पटना, NIT पटना। यानी कि जब आपका सीट खाली था, मैक्सिमम सीट के पहले पर्सन उतने नहीं थे, सीट आपका खाली था, तो जैसे जैसे पर्सन बढ़ाता गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑटो का बढ़ता गया। और जब सीट फुल हो गए, सेचुरेशन कहो उसको, सेचुरेट हो गए, सारे सीट ऑक्युपाई हो गए पर्सन से, अब आप चाहे 1000 लोग ले आओ वहां पे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ने वाला है, सारे सीट फुल हो चुके हैं। अब तो बस यही है कि 15 मिनट में वो पहले वहां से उसको छोड़ के आ जाए ऑटो, तब फिर से वो 6 पर्सन को लेके जाएगा। लेकिन रेट तो वही रहेगा, रेट तो वही रहेगा ना, 6% पर 15 मिनट, यानी कि 6% पर 15 मिनट उस ऑटो की मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है। बोलो, 6% पर मिनट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि सीट फुल है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो यकीन मानिए आपको माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी भी समझ में आ गया। यही है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी। अब यहाँ पे अपना ऑटो कौन है? एंजाइम। ऑटो का सीट कौन है? एक्टिव साइट। पर्सन कौन है? सबस्ट्रेट। समझ में आ गया होगा। माइकलिस मेंटन साहब कहते हैं कि जब एंजाइम केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी एक्टिव साइट के नंबर से कम है ऑलरेडी, तो जब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, बढ़ाते जाओ इंक्रीमेंट दिखते जाएगा। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्टिव साइट के नंबर के बराबर हो जाए, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर चुकी है, और अब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ने वाला है, घटेगा भी नहीं, बढ़ने वाला भी नहीं, बिकम्स कांस्टेंट। तो क्या कहता है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी? ऑन व्हेन substrate concentration is already less than active site, then
rate of reaction increases on increasing substrate concentration and reaches up to a maximum limit, maximum velocity, maximum rate of reaction. After that, rate of reaction becomes constant even when substrate concentration is increasing. This is Michaelis-Menten kinetics theory. मैंने अभी केम कांस्टेंट नहीं बताया, अभी मैंने आपको माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी बताया है। कान खोल के सुन लो बच्चों, माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी भले ही माइकलिस-मेंटन साहब ने बायोकेमिस्ट्री के लिए दिया था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए दिया था, हमारे बायोलॉजी में ये थ्योरी कई जगह एप्लीकेबल है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया में हर वो मॉलिक्यूल्स, हर वो बायोमॉलिक्यूल्स माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी को फॉलो करता है जो सैचुरेशन को शो करता होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जो सैचुरेशन को शो करता होगा, दुनिया का हर वो बायोमॉलिक्यूल्स माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी को फॉलो करता होगा। अब जैसे कि मैं कहता हूं कि वो ऑटो, अपना ऑटो जो था वो फॉलो करता है माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी को, तो बाइक भी तो फॉलो करता है। बाइक पे 3% जा सकते हैं, कार भी तो फॉलो करता है, अरे बस भी फॉलो करता है, बस में भी एक लिमिट है, इवन ट्रेन भी फॉलो करता है। तो क्या बता सकते हो कि ट्रैफिक रूट में कौन फॉलो नहीं करता है माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी को? दिमाग लगा के बताओ। ट्रैफिक रूट में पैदल डिस्टेंस, एक आदमी पैदल जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 1000 जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है? पहुंचना गांधी मैदान है, सबको पैदल जाना है, सब एवरेज रेट से चलेगा तो आधा घंटा में पहुंचेगा। ऐसा थोड़ी कोई रास्ता छेक लेगा कि हम नहीं जाने देंगे पीछे वाला, सब जा रहा है। यानी कि पैदल जब लोग जा रहे हैं तो माइकलिस-मेंटन फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे सैचुरेशन नाम का कोई चीज नहीं है। सैचुरेशन नाम का कोई चीज नहीं है। जहां सैचुरेशन वाला कंसेप्ट आएगा वहां माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी फॉलो होगा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको मिनरल एंड न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको मिनरल एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। रूट के एपिडर्मल सेल वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। तो दुनिया में जो भी ऐसा कैरियर प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड, चाहे वो कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम आ रहा हो, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा हो, वो भी माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी को फॉलो करता होगा। बोलो क्यों? चाहे वो कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला हो, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला हो, वो मिनरल बाइंडिंग साइट एक लिमिट में रखता होगा। उसको भी आप एक्टिव साइट बोल सकते हो आमतौर पे, एक लिमिट में रखता होगा। सपोज दैट कि एक बार में 50 मिनरल को कैरी आउट किया जा रहा है सॉइल से प्लांट के अंदर, और वहां पे जितने भी सेल हैं सबको मिला के वहां पे 200 मिनरल बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो सॉइल में आप मिनरल बढ़ाते जाओ, मिनरल एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन 200 के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? ऐसा ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो पंप होता है, पंप प्रोटीन होता है, उस पे मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग साइट स्पेसिफिक होती है, लिमिटेड होती है, तो वो भी सैचुरेशन शो करता है। कहने का मतलब ये है, सार ये है, दुनिया में जो भी बायोमोलिक्यूल जो भी सैचुरेशन शो करता है, दुनिया का हर वो बायोमोलिक्यूल माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी को फॉलो करता है। राइट? अब आते हैं हम केम कांस्टेंट पे। व्हाट इज केम कांस्टेंट? के का मतलब है कांस्टेंट और एम का मतलब है माइकलिस-मेंटन, उन्हीं के नाम पर ये एम दिया गया है। ये कहते हैं, सुना ध्यान से, मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं, फिर ग्राफ से भी समझा दूंगा। माइकलिस-मेंटन कहते हैं आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, जब ऑलरेडी कम था बढ़ाते जाइए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है एंजाइम का, और एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर लेगा। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा समय आया होगा जहां वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम की आधी रही होगी। राइट? मैक्सिमम की आधी रही होगी। तो उस पॉइंट पर जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, कि इतना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी यानी कि हाफ Vmax अटेंड कर चुका है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही केम कांस्टेंट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एंजाइम्स जब आप उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है एक्टिव साइट से, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ,
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लेगी और कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस दौरान एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम की आधी रही होगी, और उस पॉइंट पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही केम कांस्टेंट है। ग्राफ से समझाते हैं, आ जाओ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है एंजाइम का, और x एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चल रहा है, राइट, एंजाइम का, राइट। मामला सेट है। अब मुझे बताओ कि कोई भी एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो तो नहीं होता होगा यार। कोई भी एंजाइम बिल्कुल साफे तो एक्टिव नहीं होता होगा, इसे थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना चाहिए। कई किताबों में जीरो से भी कर दिया जाता है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा ऊपर से शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतना पहले से था, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। हेलो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। अब आप देखो वो सैचुरेशन की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। और अब एक ऐसा समय आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो चुका है, और ये जो वेलोसिटी है, ये जो एंजाइम की काइनेटिक्स की वेलोसिटी है कि इस रेट से एंजाइम वर्क कर रहा है, क्या इसको आप Vmax कह सकते हैं? हेलो बोलो। और यहाँ पे भी कोई एक अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रहा होगा, उसका जो भी रहा हो, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे कि अगर ये Vmax है, अगर ये पॉइंट Vmax है, तो इसका आधा नापो तो क्या होता है? इसका आधा होता है ये। हेलो हेलो, उसका आधा यही ना होता है जी। तो इस पॉइंट पर, इस वेलोसिटी वाला पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है कितना है? ये है, ये वाला पॉइंट। ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है यही केम कांस्टेंट है। समझ में आया केम कांस्टेंट? अच्छे लोग नहीं समझा पा रहे हैं इसको, रटा देते हैं। छत पे दौड़ लगा के याद कर लेना, सुबह 3 बजे उठ के याद हो जाएगा। छत पे दौड़ लगा के याद करना, याद हो जाएगा। अरे भैया याद करने वाला चीज नहीं है ये। क्या आपका हाफ Vmax, यानी कि आप कहेंगे व्हाट इज केम कांस्टेंट? केम कांस्टेंट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर एनी एंजाइम at which the rate of reaction of that enzyme is half of Vmax. बोलो, यही केम कांस्टेंट है, यही केम कांस्टेंट है। बोलो, आया समझ में केम कांस्टेंट क्या है? केम कांस्टेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर केम कांस्टेंट, पहले बोलो केम कांस्टेंट समझ में आया? अतीक, यस सर। राजेश्वरी, सृष्टि, यस सर। अब आप सोच रहे होंगे सर केम कांस्टेंट तो समझ में आ गया, ये माइकलिस मेंटन बेरोजगार थे क्या? कुछ बताए जा रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है केम कांस्टेंट का? बेवजह ये हाफ Vmax पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन निकलवा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका? कोई फायदा है इसको पढ़ने का? फायदा है, बिना फायदे का कोई काम होता ही नहीं बायोलॉजी में। फायदा है, दिमाग लगा सकते हो क्या? और बहुत तगड़ा वाला फायदा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि माइकलिस मेंटन साहब बहुत लोकप्रिय लोग हैं बायोकेमिस्ट्री के। ये केम कांस्टेंट क्या बताता होगा, क्या सिग्निफिकेंस है इसके स्टडी करने का? 2 सिग्निफिकेंस है, 2 सिग्निफिकेंस है। सुन लो कान खोल के, 2 सिग्निफिकेंस है। केम कांस्टेंट ये बताता है कि किसी भी एंजाइम्स की सबस्ट्रेट के साथ क्या एफिनिटी है। फर्स्ट वन, किसी भी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ क्या एफिनिटी है, मतलब कितना अट्रैक्शन है, फर्स्ट वन। और इसी बिहाफ पे वो ये भी बता देता है कि कोई भी एंजाइम कितना फास्ट रेट से एक्ट कर सकता है, कितना फास्ट रेट से बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा सकता है। आपको ये बात थ्योरेटिकल तो मैंने समझा दिया, प्रैक्टिकली आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? चलिए, मैं इसी ग्राफ में अगर मैं आपके सामने मैं कहता हूं कि ये जो ग्राफ है किसी एंजाइम ए के लिए है, ठीक है, तो ये केम कांस्टेंट ए आया,
ए एंजाइम के लिए आया? बोलो यस और नो, आया ना? मैं इसी ग्राफ में आपके सामने एक और एंजाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ, और आप केएम कांस्टेंट से कंपेयर करके बता सकते हो कौन सा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ, उसका जो भी सबस्ट्रेट है, अपने सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है और ज्यादा फास्ट भी एक्ट करता है। मैं बना रहा हूं, देखना गौर से देखना। ठीक है, चलिए अब आप इसमें देखिए, वीमैक्स इसका भी वहीं पे है, इसका भी वीमैक्स वहीं है जहां उसका था, यस और नो? अरे इसका भी वीमैक्स वहीं पे है, बट आप गौर कर पा रहे होंगे। अच्छा, इसका भी वीमैक्स हाफ वहीं पे है, लो हाफ वीमैक्स, या वीमैक्स बी का है, या हाफ, ये वीमैक्स बी का है, लेकिन ए का भी वही था। अरे ए का भी वही था, हाफ वीमैक्स बी, बट क्या डिफरेंट हो गया? किसी को समझ में आया? किसको समझ में आया? कर करो। ये सर, ये मतलब थोड़ा सा कम टाइम में ये उस पोजीशन को अचीव कर लिया सर। नहीं, कौन, ए या बी? सर बी। बी? यस सर। ना, अतिक बताओ। सर बी का सर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा, यानी कि बी ज्यादा का, बाइंड करा रहा है वो, बी का केएम वैल्यू एफिनिटी ज्यादा ज्यादा है, है। बी का एफिनिटी ज्यादा है। Okay. गलत समझ रहे हो, अब शांत रहो, तुम लोग राता फैला दोगे, मुझे समझाने दो। ये हाफ वीमैक्स है, और हाफ वीमैक्स से इसका पहले केएम कांस्टेंट निकालो। ये रहा केएम कांस्टेंट ऑफ बी, केएम बी। अब आप इस ग्राफ से पहले यहाँ कंक्लूड करो कि किसका केएम कांस्टेंट ज्यादा है। तो केएम कांस्टेंट ऑफ ए इज लेस देन केएम कांस्टेंट ऑफ बी। पहले बोलो, ये बात समझ में आया ग्राफ से? बाकी सब कुछ सेम है, हाँ वीमैक्स सेम है, वीमैक्स सेम है, ठीक है। अब आप इससे ये पता कर लोगे कि कौन सा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो समझो, ध्यान से समझना। आप गौर करो कि जो ए एंजाइम है, कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ही अपना, उसका जो भी सबस्ट्रेट है, बहुत कम मात्रा पे ही अपने मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी को गेन कर लेता है। इवन मैक्सिमम वेलोसिटी को भी कम मात्रा पे ही गेन कर रहा है। कौन? ए। अब आ जाओ बी पे, बी का क्या कहानी है? बी बेचारा अपने वीमैक्स को गेन करने के लिए इतना ज्यादा सबस्ट्रेट मांग रहा है, और अपने हाफ वीमैक्स को गेन करने के लिए इतना ज्यादा सबस्ट्रेट मांग रहा है। चलो इसको और इसको भूल जाओ, क्योंकि वो तो वीमैक्स का है, केएम कांस्टेंट हाफ वीमैक्स से बताया गया है। अब आप देखो कि ए बहुत कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ही अपने वीमैक्स के आधे रेट को गेन कर लेता है, और बी जो भी उसका सबस्ट्रेट है, उसकी कंसंट्रेशन ए वाले सबस्ट्रेट के तुलना में ज्यादा चाहिए, तब वो हाई वीमैक्स को गेन कर पाएगा। अब आप सोच कर बताओ राजेश्वरी, अब बताओ कि कौन सा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा है, ए या बी? सर ए एंजाइम। ए ज्यादा प्यार मोहब्बत अपने सबस्ट्रेट के साथ ए एंजाइम को, तब तो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करा रहा हो, पास केमिकल बॉन्डिंग का अट्रैक्शन है उसके पास। और अगर केमिकल बॉन्डिंग का अट्रैक्शन ज्यादा है, सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी ज्यादा, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी कि ए और बी में ए ज्यादा फास्टर रिएक्टिंग एंजाइम है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी का केम कांस्टेंट ज्यादा है। यानी कि आज से आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि जिसका केम कांस्टेंट ज्यादा वो बेकार एंजाइम, और जिसका केम कांस्टेंट कम वो बढ़िया एंजाइम। केम कांस्टेंट कम का मतलब ये है, ये पॉजिटिव न्यूज है। केम कांस्टेंट कम का मतलब ये है कि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ही वो एंजाइम अपने वीमैक्स के आधे को गेन कर रहा है, मतलब वो एंजाइम अच्छा है। ये सिग्निफिकेंस है केम कांस्टेंट का, यूं ही नहीं पढ़ रहे हैं केम कांस्टेंट। और आपको यकीन मानिए, आपको ये ग्राफ भी आज पहली बार समझ में आया होगा, पढ़े तो आप बहुत पहले भी होंगे।
और आपको ये कंसेप्ट भी पहली बार समझ में आएगा, अदरवाइज आप डब्बा बना बना के रटते होंगे, हाँ ज्यादा और कम, यस सर। है ना, डब्बा बना के रटते होंगे। अरे आप क्या भाई, 99 लोगों का ये हाल, 99% लोगों का ये हाल है, मास्टर लोग का ये हाल है, विद्यार्थी तो छोड़ो, करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर है, फिर भी यही पढ़ा रहे हैं वो लोग। ये आपको पढ़ाने से पहले ना अपने घसा है खुद को बायोकेमिस्ट्री में, तब जाके आपको पढ़ा पा रहा हूँ ऐसा। देखिए बातें क्या है ना, कि बातें ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ा दें, बातें हैं कि बेसिक से उठिए, और बेसिक से जब उठेंगे ना तो भूगोल बच्चा को भी समझ में आता है। हवा वाली बातें तो मैं भी कर सकता हूँ ना, हवा वाली बातें करो, आओ आओ सामने, 1 घंटा दे देते हैं हवा वाली भाषण, कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा। बेसिक से उठिए, हाई लेवल तक जाइए, देखिए भूगोल बच्चा को भी समझ में आता है, बस बच्चा लगनशील होना चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं मास्टरी। चलिए, तो यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि दुनिया में वही एंजाइम बढ़िया जिसका केम कांस्टेंट कम, और वो एंजाइम बेकार है जिसका केम कांस्टेंट ज्यादा है। अरे भैया, इसको मतलब ये समझो कि ए वो एंजाइम है जो ज्यादा नहीं पढ़ता है, कम में पढ़ता है, और कम में पढ़ के सिलेक्शन लेता है, लेकिन जितना देर पढ़ता है बहुत मस्त पढ़ता है। यानी कि वो अपने रिजल्ट के लिए कम समय पढ़ के ही रिजल्ट दे देता है। बढ़िया ना लड़का है जी, बाकी समय दूसरा काम में लगाता होगा, कम में पढ़ता है लेकिन बढ़िया पढ़ता है। अरे बी क्या, दिन भर पढ़ने का ढोंग रचता है, दिन भर दिखाता है हम पढ़ते हैं, अब पढ़ता लिखता है नहीं, तो उसको रिजल्ट देने में समय ज्यादा लगेगा, तो बी बेकार ना लड़का हुआ जी। तो यही है एंजाइम ए और एंजाइम बी की रिलेटिविटी। और ये ग्राफ यकीन मानिए बढ़िया बढ़िया लोग को कंफ्यूजन क्रिएट करा देता है। अभी भी अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए भैया। और ये ग्राफ अभी मैंने माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी नहीं पढ़ाया है, ये ग्राफ फिर से आएगा, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी फिर से आएगा आगे, अगले एक लेक्चर के बाद, जब मैं पढ़ाऊंगा एक्शन ऑफ एंजाइम, वर्किंग ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग एक्शन ऑफ एंजाइम, उसमें आएगा ये फिर से। लेकिन ये सब एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, देखना ये सब बार बार पूछा जाता है, ये दे दिया जाएगा, सुनो ना, ये दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको 4 स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्या बना लोगे थे? कौन अपने सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा है और किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो क्या इसको पलट के 4 ऑप्शन नहीं बन जाएगा? समझ में कैसे 4 ऑप्शन बनेगा? अरे पलट के 4 ऑप्शन बन सकता है ना इससे, आप चूज कर लेना। यस ये है केम कांस्टेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलिए नोटबुक पर, नोटबुक ये रहा, ठीक है, आज यहीं तक रहने देंगे क्योंकि अब भाई सबके घर में माहौल शुरू होगा अभी, ठीक है, फिर हमारे भी दोस्त वोस्त इधर आएंगे तो पढ़ाने नहीं देंगे। चलिए, तो ये है केम कांस्टेंट, है ना, आप पढ़ लेना इसको, थ्योरी को पढ़ लेना, सब कुछ सही लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। ये पहले सिंगल ग्राफ हुआ माइकलिस मेंटन का, और फिर माइकलिस मेंटन का सिग्निफिकेंस क्या है कि आप 2 एंजाइम के केम कांस्टेंट को कंपेयर करके आप ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फाइनली कंक्लूजन आपके सामने है, सिग्निफिकेंस और फाइनली कंक्लूजन। यहाँ तक आप पढ़ लेना। सृष्टि समझ में आया माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी और केम कांस्टेंट? चलिए, तो अब आ जाइए आप एनसीईआरटी पे, और आज आपको एनसीईआरटी में जो पढ़ना है बता रहा हूँ। हाँ यही तो है, एनसीईआरटी में बस 4 लाइन दिया है, ठीक है, बस उसी 4 लाइन के लिए मैंने इतना मेहनत किया। पेज नंबर 158, पेज नंबर 158 पर फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। और याद कीजिए कल मैंने एक ग्राफ छोड़ने बोल दिया था पेज नंबर 157 पर, अगर आपको याद हो, वो ग्राफ एग्जाम में बार बार आता है, वो ग्राफ है आपका फिगर नंबर 9.7 का सी नंबर का ग्राफ, इसको अब देख लीजिएगा। चलिए, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से, फिर मिलेंगे। आज इवनिंग का क्लास नहीं होगा, फिर मिलेंगे कल सुबह में, कल सुबह क्लास होगा। ये मत बोलना सर रंग छुड़ाने का छुट्टी चाहिए, फिर बोलोगे एक दिन रंग छुड़ाने का छुट्टी चाहिए, फिर तेल लगाने का छुट्टी चाहिए, फिर स्किन सॉफ्ट होगा उसका छुट्टी चाहिए, वो सब यहाँ नहीं चलता। ऑनलाइन में कौन सा रंग छुड़ाने का छुट्टी चाहिए? मुंह ढक लेना ज्यादा रंग है,
तो ठीक है, तो कुछ छुट्टी नहीं होगा यहाँ, एक दिन बस आज शाम का छुट्टी होगा, ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, ये होमवर्क है आपका। चलिए, नहीं है? अतीक को डाउट है? No, sir. राजेश्वरी, नो सर। सृष्टि, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में। और अभी एंजाइम ही चलेगा, एंजाइम अगले 2 लेक्चर में मेरा टारगेट है समाप्त कर दूं, ठीक है। चलिए, सभी को होली मुबारक, ढंग से होली खेलिए, सेफली खेलिएगा, खेलना जरूर है, ठीक है। समय को एंजॉय भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ते रहना है। 2 घंटा खेलिए, बाकी समय अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 2 घंटा जब भी खेलिए तो खुल के खेलिए, ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप आज भी पढ़ाई कीजिए, 2 घंटा 3 घंटा खेलिए, लेकिन ये नहीं कि जब 2-3 घंटा खेल रहे हैं तो दिमाग में चल रहा है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी, तो फिर ऐसे खेलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग में चल रहा है लाल और पीला रंग। जब होली खेलिए तो होली खेलिए, और जब पढ़ाई कीजिए तो पढ़ाई कीजिए। आपको ये स्विच ऑन स्विच ऑफ जब तक नहीं आएगा तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग भी खेलते हैं, हम लोग भी पढ़ते पढ़ाते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन होना चाहिए। जब एंजॉय कीजिए तो फुल एंजॉय कीजिए, फुल, तब पढ़ाई भूल जाइए। क्या होता है माइकलिस मेंटन, भाड़ में जा माइकलिस मेंटन, उस पर्टिकुलर समय के लिए फुल एंजॉय। पर अब ऐसा नहीं कि दिन भर एंजॉय कर रहे हैं, 3-4 घंटा कर लीजिए, होली का दिन है बस, 3-4 घंटा में कुछ नहीं होता है, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। सेफली खेलिए, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ दे दिए, किसी को कुछ कर दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सभी को होली मुबारक, ढंग से मनाइए होली, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।